नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने कांग्रेस पर संविधान और आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया। अमित शाह ने खड़गे के आरोपों पर कहा कि वो कभी भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान सपने में भी नहीं कर सकते। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अम्बेडकर को भारत रत्न देने से रोका। और क्या कुछ कहा अमित शाह ने, एक बार आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। जगह पे खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। देखिए, मैं पार्लियामेंट के बारे में बाहर जवाब नहीं दे सकता, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इसके सारे लीगल ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी तरासेगी। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर क्या लीगल एक्शन हो सकते हैं, वो सारी संभावनाओं को तराशकर भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी। मित्रों, मैं आज जब आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं, तब राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, अंबेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रचार किया है, प्रसार किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इन्होंने जिस प्रकार से आरक्षण को भी विरोध किया, वो भी हम सब जानते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग, काका साहेब कालेलकर आयोग 53 में बना, 55 में रिपोर्ट आई, आज तक वो रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। 31 दिसंबर 1980 को मंडल आयोग बना, मंडल आयोग की रिपोर्ट आई। 80 में इंदिरा जी ने मंडल आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 90 में जब गैर कांग्रेसी सरकार आई, तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। उस वक्त राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे और जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, प्रस्ताव संसद में आया, राजीव जी ने अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण ओबीसी के आरक्षण का विरोध करने के लिए किया। आज मैं फिर से एक बार आग्रह के साथ मीडिया को बताना चाहता हूं, सच्चाई को जनता तक पहुंचाना चाहिए। मेरी पूरी बात बहुत स्पष्टता के साथ, कोई कंफ्यूजन के बगैर राज्यसभा के रिकॉर्ड पर है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह पर हमला बोला। खड़गे ने अमित शाह पर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है। उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला और कहा कि यदि किसी ने बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ कुछ कहा है तो प्रधानमंत्री को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ये लोग संविधान में विश्वास ही नहीं करते। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी इस बात का संकेत है कि वो अमित शाह के बयान से सहमत। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। अगर उनके लिए स्वाभिमान अभिमान होता तो ये बात कभी वो व्यक्ति बोलता नहीं था। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे अमित शाह
राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। तो हमारी डिमांड ये है कि जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है, अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको फौरन ड्रॉप करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, तभी इस देश के लोग शांत रहेंगे। नहीं तो हर जगह बाबा साहब के बारे में नारे लगाएंगे, उनके लिए जान देने के लिए भी लोग तैयार हैं। ऐसा नहीं कि कोई मिलेगा नहीं, लेकिन आज के हमारे जितने भी सुशिक्षित भी है, अनपढ़ लोग भी है, बहुत लोग भी है जो बाबा साहब अंबेडकर के अभिमानी है। वो जात पात का सवाल नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर सबके हैं। अपने कैबिनेट से निकाल देना चाहिए था, ये नहीं चलेगा। लेकिन दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के पाप को सपोर्ट करते हैं और इन्हों अगर कोई पाप किए तो वो सपोर्ट करते हैं, उन्हों अगर कोई पाप किए या गलत बोले तो मोदी साहब सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूं मोदी जी के ओर से, जो व्यक्ति और जिस संविधान की आप यहां पर जो चर्चा कर रहे हैं, इस ग्रंथ को पवित्र मानकर आप सबको कह रहे हैं, हालांकि ये संविधान उन्होंने कभी इसको सम्मान नहीं दी। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां यूपी विधानसभा में बुधवार को बहस के दौरान माहौल गर्म हो गया। सदन में हंगामा कर रहे और बार बार रोकने पर भी शांत नहीं हो रहे सपा विधायक अतुल प्रधान पर स्पीकर सतीश महाना बेहद खफा हो गए। उन्होंने चेतावनी देते हुए अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। स्पीकर ने मार्शलों से यहां तक कह दिया कि अतुल प्रधान को उठाकर बाहर फेंक दीजिए। विधानसभा सत्र से निष्कासित होने के बाद सपा विधायक अतुल प्रधान चरण सिंह की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने धरना समाप्त कराया और समाजवादी पार्टी ने इस मामले को लेकर बड़ा प्रदर्शन करने की बात की। देखिए, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, बाबा साहब के संविधान को बचाने की है। और जिस तरीके की इनकी गतिविधियां, जिस तरीके का ये काम कर रहे हैं, उस तरीके की बातें बिल्कुल सहन नहीं हो सकती। हम लोग नियम 56 पर विधानसभा अध्यक्ष जी ने हमारे नोटिस को स्वीकार किया और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है, डॉक्टरों की कमी है, झांसी में जो इतना बड़ा अभी बच्चे जिनकी मौत हो गई, उन सब बातों को लेकर, उन सब विषयों को लेकर हम बात रख रहे थे। सरकार की तरफ से वरिष्ठ जितने इनके मंत्री हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनकी तरफ से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, खास तौर से नेता प्रतिपक्ष के लिए, हमारे वरिष्ठ विधायकों के लिए, हम सब लोग उसी को लेकर वेल में आए, जिसके बाद मेरा निष्कासन विधानसभा अध्यक्ष जी की तरफ से किया गया। मैं इसको सहर्ष स्वीकार करता हूं और ये लड़ाई बड़ी है, इसमें पता नहीं क्या क्या सहन करना पड़ता है, लेकिन ये लड़ाई को हम लोग लगातार लड़ेंगे। संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। इनके साथ जो हुआ है वो बहुत अच्छा नहीं हुआ। बहुत दिनों के बाद किसी विधायक को टांग के निकाला गया। ये परिपाटी बहुत पहले हुआ करती थी यहाँ, लेकिन अब नहीं होती थी, लेकिन फिर से यहाँ शुरू की गई है। यह भी बहुत अच्छी बात है और इसलिए करा रहे हैं कि कल यही लड़ाई हम लोग लड़ेंगे तो धरने बैठाने क्या फायदा। तो सपा विधायक अतुल प्रधान ने धरना प्रदर्शन किया था और जिसको
माता प्रसाद पांडे ने खत्म करवाया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरीके से आज सदन में देखने को मिला विधानसभा में, विधानसभा स्पीकर और फिर समाजवादी पार्टी के विधायक के बीच में क्या कुछ बयां करती हैं ये तस्वीरें, और किस लिए ये सब हंगामा हुआ और इतना सतीश महाना जो इतने गुस्से में आए, उसके पीछे का क्या कारण था? देखिए शिवम, आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन जो हुआ वह कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा देने वाला है। अगर अतुल प्रधान यानी सपा विधायक के को टांग कर बाहर ले जाने और उनके निष्कासन यानी कि सत्र तक वह बर्खास्त रहेंगे, विधानसभा सत्र का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, इसके बारे में अगर बात करें तो आज स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक सवाल पूछ रहे थे और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से तीखा सवाल पूछा गया, चाहे घाटी में बच्चों की मौत का मामला रहा हो या फिर गोरखपुर एम्स में जिस तरह से बच्चों की मौत हुई थी उसके बारे में सवाल पूछा गया। इसके जवाब में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तंज कसा और यह कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग अपनी खराश दूर करने के लिए विधानसभा आते हैं, इनके लिए विक्स की गोली रखी गई है। और उसके बाद मामला काफी बढ़ गया, वो हल्ला शुरू हो गया, सपा के जो भी विधायक थे वह बेल तक पहुंच गए और इस बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से नोकझोंक शुरू हो गई। हालांकि इस दौरान बीजेपी के कई मंत्रियों ने बचाव के लिए भी अपील किया और सपा विधायकों से शांत रहने की बात कही, लेकिन मामला बिगड़ गया और मामला इतना बिगड़ा कि मार्शल सपा विधायक अतुल प्रधान को टांग कर बाहर लेकर चले गए और इसके बाद कार्रवाई भी हो गई। कार्रवाई की घोषणा खुद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया कि सपा विधायक अतुल प्रधान को सत्र तक बर्खास्त किया जाता है, वह सदन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। और यहाँ तक कि सतीश महाना ने यह भी कह दिया कि विधायकी खत्म कर दूंगा। और उसके बाद अतुल प्रधान अपने कुछ पार्टी विधायकों के साथ चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने बैठ गए और यह कहने की कोशिश किया कि या उनके साथ अन्याय हुआ है, वह संविधान की बात करते हैं और जिस तरह से उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल खड़े किया, झांसी में बच्चों की मौत को लेकर, गोरखपुर एम्स को लेकर, इस पर जो है उनकी बातें नहीं सुनी गई और अलूल जलूल बयान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से दिया गया। अब समाजवादी पार्टी ने खुले तौर पर ऐलान किया है कि इस मामले को लेकर वह आगे लड़ाई लड़ेंगे। यह कभी नहीं होना चाहिए। अगर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की बात करें तो धरना तो समाप्त कर दिया, लेकिन यह भी कहा कि यह लड़ाई अब लंबी चलेगी। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हम आज जो सदन में हुआ वह कहीं न कहीं जो है बड़ा मामला है, या कहीं न कहीं हंगामा जिस तरह से होता है, कार्रवाई होती है, तो कहीं न कहीं सदन में जिस तरह से एक्शन भी लिया गया और रिएक्शन भी अब सामने आ रहे हैं, तो यह कहा जा सकता है कि सदन की जो कार्रवाई हुई वह विपक्ष के लिए भी ठीक नहीं है और न ही सत्ता पक्ष के लिए, क्योंकि इस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन शुरू होने के पहले, शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और अपील किया था कि सदन जो है खुश मिजाजी में चलना चाहिए, कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। लेकिन एक तरफ जहां सरकार अपने आंकड़े रख रही है और उन्हीं आंकड़ों को वो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पहले ही दिन से इशू बनाकर चाहे कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, अपराध, बिजली के निजीकरण को लेकर पहले दिन से ही शुरुआत की और आज तीसरे दिन कहीं न कहीं यह हंगामा बढ़ गया है। इससे कहीं न कहीं विधानसभा की जो कार्रवाई है उसको लेकर लोग सोचने पर मजबूर है कि किस तरह जो है यहाँ पर माननीय जो है हंगामा करते हैं और किस तरह से जो है तू महिमा शुरू हो जाती है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से
क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि यह भी अपने आप में बड़ा मामला है कि मार्शल सपा विधायक को टांग कर ले गए थे, बाहर ले गए और जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने खड़े होकर बाहर निकाले जाने का हुक्म दिया था, यह भी अपने में बड़ी बात है। जी आसिफ, अब चूंकि आमतौर पर हम जितने भी सत्र को देखें तो हम सतीश महाना को इतनी गुस्से में और इतना आक्रोशित उन्हें देखते नहीं हैं। अतुल प्रधान की तरफ से जो कुछ भी कहा गया, हो सकता है बातें उनकी ठीक रही हों, लेकिन कहने का सलीका उनका कहीं ना कहीं गड़बड़ था। इसको लेकर शायद भी ये बवाल देखने को मिला। अब सवाल ये कि समाजवादी पार्टी का अब रिटेलिएशन क्या होगा? इसका मतलब क्रिया तो हो गया, प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी कैसे करेगी? कैसे, किस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा? क्या सदन में प्रदर्शन होगा, हंगामा देखने को मिलेगा, या फिर बाहर प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है? अब क्या कुछ रणनीति है, कैसे समाजवादी पार्टी इसका रिटेलिएशन करेगी? देखिए, कहीं ना कहीं अब जो है सपा विधायक अतुल प्रधान को टांग कर बाहर करने के मामले में अब समाजवादी पार्टी पूरी प्रतिष्ठा जुड़ गई है। और आज इस तरह से नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने इशारा किया है कि अब यह लड़ाई आगे जाएगी। हालांकि आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहारनपुर दौरे पर थे, लेकिन सूत्रों ने यह दावा किया है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ पहुंचने के बाद अपने नेताओं के साथ मंथन करेंगे। मंथन इसलिए भी करेंगे कि अगर समाजवादी पार्टी ठीक है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सतीश महाना आज बेहद गुस्से में दिखाई दिए। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में दिए गए बयान पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। अमित शाह के बयान को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और इस बीच अब यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, बहुत सारे गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर भगवान रहे हैं। आज भी घर घर और गांव गांव में उनको पूजा जाता है। और इस देश को एक ऐसा संविधान जिसमें सबको हक और सम्मान मिलता है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। लेकिन आप देखिए उनके सम्मान में किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल हुआ है। ये वही लोग हैं जो संविधान कभी बदलना चाहते थे और लोकतंत्र पे हमला करने के लिए कि हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाए। लोकतंत्र वो है जिसमें हम लोगों की बातों को सुनते हैं, हर इंसान को जोड़ करके लोकतंत्र है। लेकिन ये लोग मन विधान से चलने वाले लोग एक तंत्र पसंद करना चाहते हैं। ये तो हालत दिल्ली की है। और यूपी की हालत जो है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी, उनकी भाषा तो ऐसी है कि अगर आप सुने तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। उनकी जो भाषा सदन में है वो शायद डेमोक्रेटिक नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में चारों ओर से हलचल दिखाई दे रही है। विधानसभा में चर्चा हो या फिर कांग्रेस का प्रदर्शन, यूपी में सियासी दलों के बीच जमकर खलबली मची हुई है। इंडिया वॉइस ने देश भर में कांग्रेस के प्रदर्शनों को लेकर यूपी के कई दिग्गज नेताओं से खास बातचीत की है। एक बार आपको सुनवाते हैं, सुनिए। कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का आह्वान किया था और पूरे प्रदेश से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आज लखनऊ पहुंच चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन एकदम सख्त है। बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगी हुई है और विधानसभा घेराव रोकने से की पूरी तैयारी। हमारे साथ में आईएसी सेक्रेटरी और पूर्व विधायक नीलाल, इनसे हम बात करेंगे आखिर इतने सख्त सुरक्षा के बावजूद, इतनी बैरिकेडिंग को क्रॉस करके वो लोग किस तरीके से विधानसभा पहुंचेंगे। सर देखिए, जिस प्रकार का उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार का और पुलिस का जो रवैया है, वो रवैया साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार है, पूरी तरह से घबराई हुई है। जनता के मुद्दों को उठाना हर एक विपक्ष की दल का धर्म है और वो विपक्षी दल को एक दिन पहले हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लेना, जगह जगह बैरिकेड लगा देना, बैरिकेड ऐसे लगाना कि उसमें भाले निकले हो, तो ये अत्याचार है। अंग्रेजों की हुकूमत और से भी ज़्यादा उन्हीं के अनुयायी है लोग, तो उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। सर, पुलिस का कहना है कि मुख्यमंत्री, विधायक और मंत्रियों की सुरक्षा का मामला है, इसलिए रोका जा रहा है। नहीं तो कोई आतंकवादी थोड़ी हम लोग तो एक अपनी बात रखने, विधानसभा सत्र चल रहा है, अपनी बात रखने जा रहे हैं कि भाई लोकतंत्र है सदन के अंदर। आपको पता चलना चाहिए कि असली मुद्दे ये चल रहे हैं। अभी अलग अलग हर प्रदेश में होता है, पूरे देश में होता है, लोकतंत्र का अधिकार है।
तो अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां 50 साल पुराने मंदिर पर ताला लटका मिला। ये मंदिर मुस्लिम बाहुल इलाके में है, जिसके चलते मंदिर खंडित और गंदगी से भरा हुआ था। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मंदिर की साफ सफाई की। मंदिर में हनुमान जी की और महादेव की मूर्तियां मिली हैं। मंदिर की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा भी देखा गया। मंदिर की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने भारी पुलिस बल तैनात किया। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर जाकर पढ़ा। देखिए, एक सूचना संज्ञान में आई थी आज सुबह कि इस तरह का एक प्राचीन मंदिर जो है सराय रहमान थाना क्षेत्र बन्ना देवी में मिला है। इसमें पुलिस और प्रशासन की टीम सक्रिय होकर इसकी जांच कर रही है। जो शिकायत दर्ज कराई गई है कि इसको अवैध रूप से कब्जा किया गया है, इस संबंध में भी जांच कराई जाएगी। तो संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को गिरफ्तारी का डर अब सता रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने प्रयागराज हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में एफआईआर को खारिज करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क संभल में हुई हिंसा के आरोपी हैं। इस पूरे मामले में शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। संभल हिंसा को लेकर पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया है और कुल 7 मुकदमे दर्ज किए हैं। करीब 2700 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनमें संभल सांसद बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को नामजद किया गया है। 7 एफआईआर में से 5 संभल कोतवाली में और 2 एफआईआर नखासा थाने में दर्ज की गई। अगली खबर मथुरा से है, जहां ब्रज घूमने आई 2 महिला श्रद्धालु के साथ 2 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मथुरा में एक टूरिस्ट गाइड ने दोनों महिलाओं को बेवकूफ़ बनाकर 2 लाख रुपए की ठगी कर ली और जिसके बाद महिलाओं ने एसपी ऑफिस पहुंचकर अपनी पूरी आपबीती बताई और गाइड द्वारा 2 लाख की ठगी की बात विस्तारपूर्वक बताई, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करने में जुट गई। मथुरा दर्शन के लिए किसी ने हमारे कार के पास आया और बोला कि अच्छे से दर्शन करवा दूंगी जन्मभूमि मंदिर में करके, और उसने हमारा कार में बैठ गया, 300 मांगा और उसके बाद हम द्वारकाधीश मंदिर जाना चाहते थे। वो बोला नहीं बंद होगा, गोकुलम जाएंगे। गोकुलम तो 4 धाम का इक्विवेलेंट है, ऐसा करके ब्रेन वॉश करने के लिए स्टार्ट किया। और वहाँ जाने के बाद उसका एक दोस्त था और बोला कि हम सब यूनियन है, हम सब साथ में काम करते हैं। गोकुलम मंदिर के अंदर लेके गए और बोले कि आज यशोदा मैया की बर्थडे है, आपको असीम कृपा हो रही है, भगवान झूले पे बैठे हैं, आप झूले को हिला सकते हैं और भोग लगता है, आप भोग देना है। और पंडित जी बोलेंगे, आप अगर उसको नहीं मानेंगे तो गोकुल का डीएसपी से बात किया और उनको बोला कि ऐसे लोग, उनको ऐसे नहीं करना, उनका पैसा लौटाना है। सो वी आर वेरी हैप्पी विद द सपोर्ट दैट वी हैव रिसीव्ड एंड वी होप आवर मनी विल कम बैक टू अस एंड वी वांट ऑल द अदर्स जो आ रहे हैं यहाँ भगवान के दर्शन के लिए, थोड़ा सावधान रहिए। बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो आपको लूटने के लिए हैं, मदद करने के लिए नहीं, बट देयर आर गुड। वहीं उप लोकायुक्त ने हमीरपुर के खनिज अधिकारी वशिष्ठ यादव से 5 साल पहले का आय व्यय का ब्यौरा देने को कहा है। साथ ही उनके परिवार के सभी सदस्यों और रिश्तेदारों की संपत्ति का ब्यौरा भी तलब किया है। इसके अलावा 5 साल की आईटीआर की प्रति भी, यानी कि फोटोकॉपी भी, शपथ पत्र भी देने को कहा है। लोकायुक्त के सचिव डॉक्टर रीना बंसल ने इस संबंध में खनिज अधिकारी वशिष्ठ यादव को पत्र भेजा है। खनिज अधिकारी के खिलाफ लखनऊ निवासी हेमंत कुमार उपाध्याय ने शिकायत की थी। इस पर ही उपायुक्त ने उनकी चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। डॉक्टर रीना बंसल ने वशिष्ठ यादव से 10 जनवरी 2025 तक ये ब्यौरा भेजने को कहा है। तो उप लोकायुक्त ने संपत्ति के जांच के आदेश दिए हैं और अब खनिज अधिकारी पर शिकंजा कसा जा चुका है। तो जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच के आदेश और 5 साल का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। चल संपत्ति या अचल संपत्ति, जितनी भी संपत्ति हैं, सबका आईटीआर की फोटोकॉपी और बाकायदा डिटेल मांगा गया।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मऊ से है, जहां देर रात एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग इतनी भीषण थी कि लगभग 10 दुकानों को अपनी आगोश में ले लिया। आग लगने से लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। आपको बता दें कि 10 दुकानों और गोदाम में रखे करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग बुझाने में लगी थी और 10 दुकानों और गोदाम में भीषण आग लगी। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।